हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और मेरा ख्याल है ये चैप्टर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। शायद शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं। थियोरी ऑफ सप्लाई। वैसे मुझे करवाना था मार्केट इक्विलिब्रियम, लेकिन स्पर्श कह रहे थे कि उनको थियोरी ऑफ सप्लाई करना है, तो हम लोग थियोरी ऑफ सप्लाई स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग 2 मिनट और वेट कर लेते हैं, स्पर्श ज्वाइन कर लेंगे, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आ ही गया ये, ठीक है। देखिए, आप में से सबने डिमांड चैप्टर तो पढ़ा ही था फर्स्ट वाले सेमेस्टर में। आपके एग्जाम में डिमांड था, तो वो अगर आपने किया हुआ है तो आपको कोई खास परेशानी इसमें होगी नहीं। ये चैप्टर सिमिलर ही है, काफी मिलता जुलता है। आपको लगेगा कि हम दोबारा से वही कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। बस यहाँ पे पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है। पहले हम कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे डिमांड जब पढ़ते थे, कि डिमांड क्या होती है, डिमांड कितने तरह की होती है, डिमांड को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। यहाँ पे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। इस बार हम बात करने वाले हैं कि सप्लाई क्या होती है, सप्लाई को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है, और लॉ ऑफ सप्लाई क्या है, एक्सपेंशन इन सप्लाई, कॉन्ट्रैक्शन इन सप्लाई, ये सारे टॉपिक आप डिमांड में भी आपने किए थे। यहाँ पे बस नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ पे जहाँ हम डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे, वहाँ यहाँ पे सप्लाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो अप्रोच थोड़ी सी अलग है, टॉपिक्स काफी मिलते जुलते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी चैप्टर को पढ़ते वक्त कि एकदम ही नया कोई कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, उसको रिटेन करना मुश्किल हो, ऐसा नहीं लगेगा। बहुत फेमिलियरिटी लगेगी आपको, बहुत सिमिलैरिटी लगेगी उस चैप्टर के मुकाबले इसमें, और समझ भी आएगा काफी हद तक। इसमें कोई खास दिक्कत होती नहीं आमतौर पर बच्चों को। और इसमें भी हमें इलास्टिसिटी पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। जैसे वहां पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड था, यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई टर्म का क्या मतलब होता है। तो इससे पहले कि मैं कुछ बताऊं आपको, आप मुझे बताइए कि आपको सप्लाई टर्म से क्या समझ आता है। आप में से कोई बताएगा व्हाट इज सप्लाई अकॉर्डिंग टू यू। आपके हिसाब से आपको क्या लगता है सप्लाई का क्या मतलब है। स्पर्श, अनवी, नायशा, चेतना, कोई भी एक जना बताओ। सर मुझे आपसे ये पूछना था कि क्योंकि सप्लाई मैंने अभी अभी सेकंड टर्म में ही किया था और मेरा प्रोडक्शन का चैप्टर का टेस्ट है अभी, तो मैं अभी क्लास लीव करके प्रोडक्शन कर लूँ। आपका आपका सब आपका सप्लाई हो चुका है। यस सर, मेरा डिमांड सप्लाई ऑलरेडी आ चुका है टेस्ट के अंदर, अच्छा, आ चुका है। सब कुछ हो ठीक है, चुका आप वो कर लो। है। आप वो कर लो, और थैंक यू अगर सर। आपको जरूरत पड़ती है ना प्रोडक्शन की क्लास की या तो किसी भी मैं टॉपिक की, तो आप एक बारी बता देना। ठीक है, ओके सर, उसके लिए हम श्योर। सेपरेट क्लासेस अरेंज कर लेंगे। कल मेरा ऑफ है। कल मेरा कॉलेज नहीं है। ठीक है, तो ओके मुझे कॉलेज नहीं जाना है पढ़ाने। तो अगर आपको कोई डाउट होता है तो हम कल क्लास अरेंज कर सकते हैं। ओके सर, ठीक है, थैंक यू। चलो ठीक। थैंक यू सर। हाँ जी। हाँ, तो मैं कह रहा था कि क्या समझ आता है, चेतना आप बताएंगे सप्लाई का क्या मतलब है आपके हिसाब से। से ये सुनो, आपको कुछ पता है तो भी बताओ, नहीं पता तो भी कोई इशू नहीं है, हम आगे चलेंगे। सर जो क्वांटिटी सप्लाई करनी है उसको बेच के जो प्राइस अर्न बनते हैं। जो क्वांटिटी हमें सप्लाई करनी है उसी को सप्लाई कहते हैं। अच्छा, ठीक है। स्पर्श नहीं आप सर, बताइए। जो वे सेल करनी है उसके से जो में अर्निंग होती है। हाँ, ठीक है, बढ़िया। एक काम करता हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पहले ये समझा देता हूँ, उसके बाद हम इसके थियोरेटिकल पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो एक मिनट। हाँ जी। तो हम बात कर रहे हैं सप्लाई। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सप्लाई टर्म का क्या मतलब है। सप्लाई टर्म का क्या मतलब होता है। तो देखिए, सप्लाई में जैसे मैंने कहा कि हम सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे। तो लेट्स सपोज ये कोई सेलर है। तो एक सेलर किसी भी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, किसी कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, उसको हम कहते हैं सप्लाई। विद रिस्पेक्ट टू प्राइस, मतलब कमोडिटी के अलग अलग प्राइस। पहले से हम बात कर रहे हैं, कोई सेलर किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है,
कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस पे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। मतलब सप्लाई जो है हमेशा 3 चीजों के कॉन्टेक्स्ट में कैलकुलेट होती है। कोई सामान होना चाहिए, कोई गुड होना चाहिए, फिर उसकी कीमत होनी चाहिए, और हमेशा किसी टाइम के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। तो हम बात करते हैं कि एक सेलर किसी पर्टिकुलर कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है अलग अलग प्राइजेस पे पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। दिस इज कॉल्ड सप्लाई। जैसे हम बात कर लेते हैं, लेट्स सपोज सर ये किसी कमोडिटी की प्राइस है और ये किसी कमोडिटी की सप्लाई इंडिकेट कर रहे हैं। तो मान लो जब 10 रुपए का रेट चल रहा था, सप्लायर से हमने पूछा कि सर 10 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो। इसने कहा कि मैं कमोडिटी के 500 यूनिट सेल करूंगा। कोई भी कमोडिटी आप रिज्यूम कर सकते हो कि हम कोई कमोडिटी सेल कर रहे हैं। लेट्स सपोज हम वाटर बॉटल सेल कर रहे हैं, पानी की बोतल बेच रहे हैं। तो वाटर बॉटल आप सेल कर रहे हो 10 रुपए के रेट पे, सेलर 500 यूनिट सेल करना चाहता है। जाहिर है आप उससे कहोगे कि अगर रेट ज्यादा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, तो जाहिर है रेट ज्यादा होगा तो ये ज्यादा क्वांटिटी सेल करना चाहेगा। तो ही इज विलिंग टू सेल 800 यूनिट्स एट ₹12। एंड सिमिलरली जैसे जैसे प्राइस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे सप्लाई ये ज्यादा करेगा। इसका मतलब ये है बेसिकली क्या है, ये दिस इज कॉल्ड सप्लाई, कि कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस पे एक सेलर जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, दैट इज कॉल्ड सप्लाई। अच्छा, बार बार मैं एक चीज कह रहा हूं कि सप्लाई पढ़ते वक्त ना हम ये नहीं कह रहे कि कितना बेच रहा है। हम बात कर रहे हैं सप्लाई का मतलब क्या है, विलिंगनेस टू सेल, मतलब कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है उसको हम सप्लाई कहते हैं, विलिंगनेस टू सेल। एक सेलर किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है उसको सप्लाई कहेंगे। अगर वो कहता है कि मैं 10 रुपए के रेट पे 5000 यूनिट सेल करना चाहता हूं, तो ये उसकी सप्लाई होगी। हम यहाँ पे बात नहीं कर रहे कि वो एक्चुअली कितनी क्वांटिटी सेल कर पा रहा है या कर पाएगा। हम बात कर रहे हैं विलिंग कितना है, कितनी क्वांटिटी बेचना चाहता है। जैसे डिमांड में विलिंगनेस को लेके बात होती थी ना, कस्टमर कितनी क्वांटिटी खरीदना चाहता है, यहाँ पे एक सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। अब देखिए सप्लाई को भी ना हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया हुआ है। सप्लाई को हमने 2 हिस्सों में कैटेगराइज किया। हमने कहा जी 2 तरह की सप्लाई होती है। एक तो होती है इंडिविजुअल सप्लाई और एक होती है हमारी मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई एंड मार्केट सप्लाई। इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब है, अगर एक सेलर की हम बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सेलर के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि एक सेलर कमोडिटी के अलग अलग प्राइजेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, कि 10 रुपए पे कितना, 20 रुपए पे कितना, 30 पे कितना। क्योंकि हम एक ही सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, इसलिए हम इसको कहते हैं इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन अगर आप एक से ज्यादा सेलर की बात करें कि भाई मार्केट में लेट्स से 4, 5, 10 सेलर्स हैं, वो सब मिलके कोई पर्टिकुलर कमोडिटी सेल कर रहे हैं, ये सब इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं, मिलके काम नहीं कर रहे इंडिपेंडेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। और मान लीजिए ये सब जो है, मान लो ये सब वाटर बॉटल ही सेल करते हैं, इन सबका ये सब जो है वाटर बॉटल सेल करते हैं, सबका अपना अपना ब्रांड है, सबकी अपनी अपनी कंपनीज है, और ये वाटर बॉटल सेल करने का काम कर रहे हैं। तो ये सेलर 10 रुपए के रेट पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, ये कितना बेचना चाहता है, ये कितना बेचना चाहता है, ये कितना बेचना चाहता है, ये सब मिलके कितनी कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, इसकी टोटल क्वांटिटी हम कहेंगे मार्केट सप्लाई। मतलब लेट्स से ये सेलर ना 10 रुपए के रेट पे 100 बॉटल सेल करना चाहता है, ये सेलर कह रहा है कि मैं 200 सेल कर लूंगा, ये कह रहा है मैं 300 बेचना चाहता हूँ, ये 400 बेचेगा, ये 500 बेचना चाहता है, अगर इसको 10 रुपए का रेट मिले तो ये सब मिलके कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं, ये हो गया सर 1500 यूनिट सेल करना चाहते हैं। किस रेट पे, 10 रुपए के रेट पे। तो 10 रुपए के रेट पे जितनी क्वांटिटी सब मिलके बेचना चाहते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मार्केट सप्लाई। तो इंडिविजुअल सप्लाई मार्केट सप्लाई में क्या फर्क है, फर्क यह है कि इंडिविजुअल सप्लाई में हम बात करते हैं किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से, और मार्केट सप्लाई में हम बात करते हैं एक से ज्यादा कस्टमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक से ज्यादा होने चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे हो, मार्केट में जितने सेलर्स है उसकी बात नहीं चल रही, एक से ज्यादा है, वो कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहते हैं वो मार्केट सप्लाई कहलाएगी। एक की अगर हम बात करेंगे तो वो सिर्फ सप्लाई कहलाएगी, इंडिविजुअल सप्लाई कहलाएगी।
समझ आया इतना? यहाँ तो कोई डाउट आप लोगों को? क्लियर है। क्लियर। चलो तो सबसे पहले सप्लाई की डेफिनेशन पे बात कर लेते हैं। सप्लाई क्या है? ध्यान से देखो क्या लिखा है। सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी रिफर्स टू वेरियस क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी दैट अ प्रोड्यूसर इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम या एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो किसी कमोडिटी की जितनी क्वांटिटी आप सेल करना चाहते हो एज अ सेलर एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम पे अलग अलग प्राइजेस पे, उसको हम सप्लाई कहेंगे। दो तरह की सप्लाई मैंने आपको बताई, इंडिविजुअल जहां पे हम सिर्फ एक ही सेलर की बात कर रहे हैं, मार्केट जहां पे हम एक से ज्यादा सेलर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब इंडिविजुअल सप्लाई का क्या मतलब है? अगर बहुत सारे सेलर्स में से अगर आप सिर्फ एक की ही बात करते हैं तो वो इंडिविजुअल सप्लाई हो जाती है, और अगर आप सब सेलर्स के बारे में या एक से ज्यादा सेलर्स के बारे में एक साथ डिस्कशन करते हैं कि भाई दो सेलर कितना सेल करना चाहते हैं कलेक्टिवली, कि अगर 10 रुपए के रेट पे एक 500 यूनिट सेल कर रहा है, दूसरा कह रहा है मैं 300 ही बेचूंगा, तो दोनों मिलके कितना सेल करना चाहते हैं? 800 सेल करना चाहते हैं, तो ये मार्केट सप्लाई कहलाएगी। अच्छा, अब सप्लाई शेड्यूल आता है। सप्लाई शेड्यूल भी दो तरीके का हो सकता है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल होता है और मार्केट सप्लाई शेड्यूल होता है। क्या चीज होती है सप्लाई शेड्यूल? सप्लाई शेड्यूल बेसिकली टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है। टेबल पे आप क्या इंडिकेट करते हो कि सेलर कितनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, कितने प्राइस पे, जितनी क्वांटिटी जितने प्राइस पे सेल करना चाहते हैं, उसका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन सप्लाई शेड्यूल कहलाता है। ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ, आपको बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सपोज इस तरीके से हमने एक टेबल बनाया, तो ये हो गया जी प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इधर लिख दिया मैंने क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो लेट्स सपोज 10 रुपए का रेट है, उस पर हमने सेलर से पूछा आप कितनी क्वांटिटी सेल करोगे, इसने कहा जी 200 यूनिट्स। ₹20 के रेट पे इसने कहा जी 600 यूनिट्स। फिर अगर ₹5 का रेट हो जाए तो कितना सेल करोगे, इसने कहा फिर हम सेल करेंगे 50 यूनिट्स। उसकी मर्जी है जितनी भी क्वांटिटी सेल करना चाहे। अगर ₹50 का रेट हो जाए तो कितना बेचोगे, इसने कहा 5000 यूनिट्स। हम क्या कर रहे हैं, एक सेलर अलग अलग प्राइजेस पे किसी कमोडिटी की कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, उसको हमने टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को ही हम शेड्यूल कहते हैं, और क्योंकि इस टेबल पे हमने सप्लाई को रिप्रेजेंट किया है इसलिए इसका पूरा नाम है सप्लाई शेड्यूल। इस टेबल पे हम क्या इंडिकेट कर रहे हैं, सप्लाई शेड्यूल इंडिकेट कर, सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और कितने सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक ही सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसका पूरा नाम है इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल। तो शेड्यूल का मतलब समझो आप, शेड्यूल का मतलब क्या है, जब सेलर की सप्लाई को टेबुलर फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है, वो सप्लाई शेड्यूल या स्केड्यूल कहते हैं अब तो इसको, तो स्केड्यूल कहते हैं, शेड्यूल भी कह सकते हो। तो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है ये, समझ आई बात? लेकिन अगर आप इसी में बहुत सारे सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर दो, जैसे मान लेते हैं ये जो सप्लाई थी ना ये सेलर ए की थी, ऐसी मैंने एक और कॉलम यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे सप्लाई बाय सेलर बी, ऐसे एक और बना दिया सप्लाई बाय सेलर सी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने एक और कॉलम बनाया मार्केट सप्लाई के नाम से। तो ये ऐसे हो गया कि भाई ए सेलर ना 10 रुपए पे 200 यूनिट सेल करना चाहता है, फिर बी सेलर जो है 10 रुपए के रेट पे ये कहता है मैं 100 यूनिट सेल करूंगा, ये कहता है मैं 400 यूनिट सेल करूंगा। सबके अपने अपने प्रेफरेंसेस हैं, अपने अपने मर्जी से सेल करना चाहते हैं क्वांटिटी। तो टोटल सप्लाई कितनी हो जाएगी, 200 + 400 + 100 700 सप्लाई, तीनों मिलके 700 बेच रहा है। इसको क्या कहेंगे आप, इसी को कहते हैं मार्केट सप्लाई। और जब मार्केट सप्लाई को टेबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो कहलाता है मार्केट सप्लाई शेड्यूल।
मतलब अगर यहाँ तक की अगर हम बात करें ना, इस हिस्से की अगर बात करें, ये इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है। और अगर हम पूरा पूरा डिस्कस करेंगे तो क्या कहलाएगा ये क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई शेड्यूल। मार्केट सप्लाई। दिस इज इट। समझ आई बात? तो Yes, दो sir. तरह का सप्लाई शेड्यूल हो सकता है। अब देखो, अब होता क्या है ना कि आप सप्लाई को डायग्राम के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट करते हो, कर्व भी बना सकते हैं इसका। अगर आप डायग्राम बना के सप्लाई को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे कहते हैं सप्लाई कर्व। जैसे डिमांड कर्व होता है ना, ऐसी सप्लाई कर्व होती है। अगर आप में से किसी को मुश्किल लग रहा हो तो बता दें, हम थोड़ा तेजी चल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं बहुत तेज चल रहा हूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो आप यू कैन स्लो इट डाउन, यू कैन आस्क मी टू स्लो डाउन। सो एक होती है जी इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, और एक होती है मार्केट सप्लाई शेड्यूल। ठीक है, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल, मार्केट सप्लाई शेड्यूल नहीं सर, क्या लिख रहे हो? कर्व ना, कर्व पे बात कर रहे हैं ना। तो एक होता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, एक होता है मार्केट सप्लाई कर्व। कर्व ये भी होगा कर्व। मैं दिखाता हूँ कैसे बनता है, बहुत आसान है। तो ये लिया एक, लेट्स सपोज वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, और इस पे हमने इंडिकेट कर दिया, इसमें हम इंडिकेट कर रहे हैं क्या इंडिकेट करेंगे इस पे? प्राइस ऑफ कमोडिटी, और इधर इंडिकेट करते हैं क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, अब मान लीजिए कि ये प्राइस है, मान लो इसको 10 रुपए का रेट है, 10 रुपए के रेट पे सप्लायर इतनी क्वांटिटी सेल करना चाहता था। मान लेते हैं 10 रुपए के रेट पे 10 रुपए के रेट पे 100 यूनिट सेल करना चाहता है। फिर जब रेट बढ़ेगा, रेट अगर लेट से 15 हो जाता है, तो सप्लाई क्या हो जाएगी? सप्लाई बढ़ के आ जाएगी आगे, सप्लाई यहाँ आ जाएगी, ये हो जाएगा 150। अगर रेट और बढ़ेगा, रेट अगर 20 हो गया, तो सप्लाई और ज्यादा हो जाएगी, तो सप्लाई आ गई 200 पे। तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारे पॉइंट को इंटरकनेक्ट अगर कर दें तो एक इस तरीके से एक लाइन बन जाएगी। इसे इसी को कहते हैं सप्लाई कर्व। दिस इज कॉल्ड सप्लाई कर्व, एसएस। समझ रहे हैं बात? सप्लाई कर्व क्या बता रहा है? सप्लाई कर्व भी वही बताता है जो शेड्यूल आपको बताता है, जो टेबल बताता है कि कमोडिटी के अलग अलग रेट पे सेलर कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। 10 रुपए के रेट पे 100 यूनिट सेल करना चाहता था, फिर 150, 15 के रेट पे और 20 रुपए के रेट पे 200। तो जैसे जैसे प्राइस बढ़ता है ना, वैसे वैसे सप्लाई भी बढ़ती है। इसलिए सप्लाई कर्व कैसा होता है? अपवर्ड स्लोपिंग होता है। सप्लाई कर्व ऊपर की तरफ जाता है। सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड, आपने अगर ध्यान दिया हो डिमांड कर्व जब करते थे, डिमांड कर्व वैसे डाउनवर्ड स्लोपिंग बनता है ना, इस तरीके से बनता था डीडी, लेकिन सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है। समझ आई बात यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा ये तो अब मैं ना यहाँ पे एक ही सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि 10 रुपए के रेट पे एक सेलर 100 यूनिट बेचना चाहता है, 15 के रेट पे इंडिविजुअल सेलर 150 बेचना चाहता है, 20 रुपए के रेट पे इंडिविजुअल सेलर 200 यूनिट सेल करना चाहता है, तो इसको कहेंगे इंडिविजुअल सप्लाई कर्व। लेकिन हम अगर एक से ज्यादा सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट करके डायग्राम बना दे तो वो मार्केट सप्लाई कर्व हो जाएगा। ऐसे ही बनेगा, अपवर्ड स्लोपिंग ही बनेगा, लेकिन वो क्या कहलाएगा? मार्केट सप्लाई का। कहने का मतलब अगर एक सेलर की सप्लाई को रिप्रेजेंट करके आपने डायग्राम बनाया है तो वो कहलाता है इंडिविजुअल सप्लाई कर्व, अदरवाइज वो कहलाएगा मार्केट सप्लाई कर्व। बताइए, ये क्लियर हुआ या इसमें कोई डाउट है? सर एक बार मार्केट सप्लाई कर्व पे बना दो एक। देखिए, मार्केट सप्लाई कर्व सेम ही बनता है, स्पष्ट, कोई चेंज नहीं आता उसमें। तो लेट्स सपोज ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे अगेन क्वांटिटी सप्लाई। तो 10 रुपए के रेट पे लेट्स से हम
5 सेलर्स की बात कर रहे हैं कि 10 रुपए के रेट पे 5 सेलर मिलके कितना सेल करना चाहते हैं। तो वो कहते हैं जी सर हम 500 यूनिट सेल करेंगे। जाहिर है सप्लाई ज्यादा होगी इसमें, ठीक है, जैसे इंडिविजुअल सेलर की सप्लाई कम होगी, 5 सेलर एक साथ सेल करेंगे तो ज्यादा होगी ना सप्लाई, तो सप्लाई कर, ये पहला पॉइंट यहाँ पे बन गया आपका। ठीक है, फिर अगर रेट हम 15 कर दें तो सेलर कहते हैं ठीक है सर, सब सारे सेलर मिलके वो कहते हैं हम 1200 यूनिट सेल करेंगे, 1200, तो सप्लाई जो है वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ आ गया पॉइंट। इसके बाद अगर रेट और बढ़ेगा 20 रुपये हो जाएगा, तो ये कहते हैं सर हम फिर लेट्स से 3000 यूनिट सेल, कुछ भी हो सकता है ना, 3000 यूनिट सेल करना चाहते हैं ये, तो इस तरीके से सप्लाई कर्व आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। समझे बात? अब मैं इन सारे पॉइंट को एक लाइन से कनेक्ट कर सकता हूँ इस तरीके से, तो ये क्या बन जाएगा मेरा, ये सप्लाई कर्व हो गया। कौन सा सप्लाई कर्व है ये है जी मार्केट सप्लाई कर्व। क्या समझ आ रहा है कि मार्केट सप्लाई कर्व ना कंपैरेटिवली फ्लैटर बनेगा, फ्लैटर बनेगा कंपैरेटिवली, क्योंकि मतलब इंडिविजुअल सप्लाई से अगर आप कंपेयर करोगे ना तो ये ज्यादा स्टीपर है, ज्यादा फ्लैटर है। फ्लैटर बनेगा क्योंकि इसमें सप्लाई ज्यादा, क्वांटिटी ज्यादा होती है, इसलिए फ्लैट हो जाता है। समझ रहे हैं बात? बस ये फर्क है। और हमेशा जब आप इन दोनों कर्व को कंपेयर करेंगे ना, तो अगर मैं इसी पे आपको सप्लाई मार्केट सप्लाई कर्व बना के दिखाऊं, तो मार्केट सप्लाई कर्व ना इसके आगे बनेगा हमेशा, क्योंकि उसमें ज्यादा क्वांटिटी होगी, इस तरीके से जाएगा वो, ये मार्केट सप्लाई कर्व रहेगा। बताइए इस पर सभी क्लियर है? यस सर। तो आ जाते हैं, सबसे पहले शेड्यूल क्या होता है ये बता देता हूं मैं आपको एक बार। सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी बीइंग सप्लाइड एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सप्लाई शेड्यूल एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन है जो जिसका इस्तेमाल करके हम इंडिकेट करते हैं कि सप्लायर अलग अलग प्राइसेस पे कितनी क्वांटिटी सेल करना चाहता है। अच्छा जी, अब सप्लाई शेड्यूल भी दो तरीके की हो सकती है, जैसे सप्लाई दो तरह की होती है, ये भी मैंने बताया, इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल और मार्केट सप्लाई शेड्यूल। क्या है सर इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल? ये डेफिनेशन है, पढ़ लीजिएगा कि इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल is a tabular representation showing different quantities of a commodity that one firm is willing and able to sell. अलग अलग प्राइसेस पे एक सेलर जितना बेचना चाहता है वो इंडिविजुअल सप्लाई शेड्यूल है, अगर हम उसको टेबुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इस तरीके से बनेगा। इसमें देखो हमने सिर्फ एक ही फॉर्म के बारे में बात करी है, फॉर्म ए के बारे में हम बात कर रहे हैं कि 1 2 3 4 5 रुपए के रेट पे अलग अलग प्राइसेस पे कितनी कितनी क्वांटिटी फॉर्म सेल करना चाहती है। ठीक है, अच्छा अगर मार्केट सप्लाई शेड्यूल की बात करें तो डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज होता है, कि सारी डेफिनेशन सेम ही रहती है, बस थोड़ा सा लास्ट में चेंज कर देते हैं। मार्केट सप्लाई शेड्यूल इज अ टेबुलर रिप्रेजेंटेशन शोइंग डिफरेंट क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी दैट ऑल द फर्म्स इन अ मार्केट इज विलिंग एंड एबल टू बाय एट डिफरेंट प्राइसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, इसके बाद ये आपका वो हो गया, मार्केट सप्लाई शेड्यूल हो गया, ये अलग अलग प्राइजेस हैं, फिर फॉर्म ए बी ये फॉर्म्स हैं और उसकी मार्केट सप्लाई दे रखी है आपको। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सवाल उठता है कि सर सप्लाई, अब देखो खुद ही सोचो कि सप्लाई हमेशा सेम रहती होगी, एक सेलर जितना बेचना चाहता है आज, क्या इस बात की गारंटी है कि वो उतना ही कल भी बेचना चाहता हो, परसों भी, महीने भर बाद भी, 2 साल बाद भी? क्या उसकी सप्लाई हमेशा सेम रहेगी? आंसर इज नो। सप्लाई तो सर चेंज होती रहती है, सप्लाई चेंज होती रहती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स, वेरियस सिचुएशंस। बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज आता है। वो सारे जो फैक्टर्स हैं उनके बारे में अब हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो सप्लाई को अफेक्ट कर सकते हैं, ऐसे कौन से कारण हैं जिसकी वजह से सप्लाई में चेंज हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं आपको कुछ बताऊं, आपसे मैं जानना चाहता हूं, आप बताइए कि आपको क्या लगता है कि सप्लाई किस किस वजह से चेंज हो सकती है? मतलब सेलर, आप अपने आप को सेलर की जगह पर रख के देखो, सेलर या प्रोड्यूसर या फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, आपकी एक फर्म है, आप कोई प्रोडक्ट सेल करते हैं, आप वाटर बॉटल सेल करते हैं, आप कपड़े सेल करते हैं, शूज सेल करते हैं, कुछ भी सेल करते हो, कोई भी फर्म हो सकती है। तो आपके हिसाब से तो क्या लगता है
कि सप्लाई आपकी किस बात पे डिपेंड करेगी, आप ज्यादा बेचोगे कम बेचोगे, ये किस बात पे डिपेंड करता है? जाहिर है जिस बात पे डिपेंड प्राइस करता होगा उसी की वजह से सप्लाई इन्फ्लुएंस होगी। बताइए। प्राइस प्राइस की वजह से इन्फ्लुएंस होगी। चलिए, ये तो सबसे आसान था और सबसे ऑब्वियस था कि सर प्राइस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कमोडिटी। प्राइस तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ही, नो डाउट अबाउट इट। प्राइस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। किस तरह? प्राइस कैसे सप्लाई को अफेक्ट करता है? सर प्राइस का ना सप्लाई के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव मतलब कि प्राइस अगर बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी, प्राइस अगर घटेगा तो सप्लाई कम हो जाएगी। एकदम डायरेक्टली कनेक्टेड है। प्राइस जब बढ़ता है किसी भी चीज का, सेलर ज्यादा बेचना चाहेगा और प्राइस कम होगा तो कम बेचना चाहेगा। प्राइस के साथ सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के घटने पे, प्राइस के बढ़ने पे सप्लाई बढ़ती है, प्राइस के घटने पे सप्लाई घटती है। इसको ही हम लॉ ऑफ सप्लाई कहते हैं। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई कहा जाएगा। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे इस चैप्टर में। अभी हम लॉ ऑफ सप्लाई डिस्कस नहीं कर रहे। अभी तो हम बात कर रहे हैं सप्लाई किस वजह से इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो प्राइस इज वन ऑफ द फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। नंबर 1। कैसे अफेक्ट करेगी ये भी पता है, डायरेक्टली अफेक्ट करेगी। लेकिन इसके अलावा आप बताइए कि प्राइस के अलावा और कौन सी चीजें आपको लगती हैं कि जो सप्लायर या फर्म को इन्फ्लुएंस कर सकती हैं, ज्यादा या कम बेचने पे उनके इफेक्ट डाल सकती हैं? सर डिमांड डिमांड, मार्केट में डिमांड बढ़ी नहीं, डिमांड की वजह से सप्लाई इन्फ्लुएंस, वो तो ड्राइविंग फैक्टर हो गया ना एक। हम ड्राइविंग फैक्टर की बात नहीं कर रहे। मतलब ऑब्वियसली डिमांड बढ़ेगी तो हम ज्यादा सप्लाई करना चाहेंगे, वो अलग चीज है। हम उसके साथ कनेक्ट करके नहीं पूछ रहे कि सप्लाई क्यों बढ़ेगी। डिमांड के अलावा कुछ और बताओ। कस्टमर वाला पॉइंट ऑफ व्यू ऐड मत करें इसमें, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ सोचना है। सर टेक्नोलॉजी। करेक्ट, टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टेक्नोलॉजी अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। टेक्नोलॉजी सप्लाई को कैसे अफेक्ट करती है? तो सर वो तो डिपेंड करता है किस तरह की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो हम ब्रॉडली ना टेक्नोलॉजी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर लेते हैं। दो फॉर्म मान लेते हैं, दो फॉर्म है, एक स्पर्श की फॉर्म है और एक चेतना की फॉर्म है। स्पर्श और चेतना दोनों ही कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाते हैं। वाटर बॉटल बनाते हैं। अब ये वाटर बॉटल के लिए स्पर्श जो टेक्निक यूज करते हैं ना, वो लेटेस्ट है। लेटेस्ट है मतलब कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, अभी मार्केट में आई है, उसी मशीन का इस्तेमाल करके ये प्रोडक्शन करते हैं। तो सर जाहिर है ज़्यादा एफिशिएंट भी होगी। हाँ जी, अपडेटेड है, एफिशिएंट है, ज़्यादा कैपेसिटी है उसकी प्रोडक्शन करने की। वहीं चेतना है, चेतना बहुत टाइम से प्रोडक्शन करती हैं वाटर बॉटल की, लेकिन ये आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज कर रही हैं। आउटडेटेड मतलब कि पुरानी मशीनें हैं इनके पास, नई मशीनें नहीं है। और जाहिर है ऐसा प्रजम्पशन है आमतौर पे कि पुरानी मतलब कि उनकी एफिशिएंसी कम होगी, कैपेसिटी कम होगी, वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को मैच नहीं कर पाएगी। जाहिर है जैसे ऐसे बात कर लेते हैं ना, मैं जैसे विंडोज यूज करता हूँ, अब मेरे पास ना i5 है फॉर एग्जाम्पल, i5 ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब कोई बंदा बताइए जरा, मान लीजिए कोर 2 डुओ यूज कर रहा है, इंटेल कोर 2 डुओ, बहुत पुराने जमाने, काफी टाइम हो गया, आउटडेटेड हो गई वो टेक्नोलॉजी, उस पे काम कर रहा है। या मैं ऐसे कह रहता हूँ ना, हम जैसे अभी विंडोज 10 पे काम करते हैं, लेकिन कोई बंदा अपने सिस्टम में 2007 इंस्टॉल करके काम कर रहा है, या विंडोज 2000 इंस्टॉल करके काम कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा पुरानी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहा है ना, तो जाहिर है उसकी प्रोडक्टिविटी लो होगी, कम होगी। और अगर आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो आप जाहिर है ज़्यादा कैपेसिटी आपकी होगी, ज़्यादा प्रोडक्शन करने का आपके अंदर कैलिबर होगा। तो टेक्नोलॉजी सप्लाई को अफेक्ट करती है। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है तो प्रोडक्शन कम। ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर, दो फैक्टर हो गए, प्राइस हो गया और टेक्नोलॉजी हो गई। इसके अलावा और क्या फैक्टर हो सकता है? तो एक फैक्टर होता है सर गवर्नमेंट की पॉलिसी, सरकार की नीतियां। अब गवर्नमेंट की पॉलिसी फेवरेबल हो सकती है या अनफेवरेबल हो सकती है। फेवरेबल मतलब जो प्रोड्यूसर्स के हित में हो, फर्म के हित में हो, उनके फेवर में हो,
फेवरेबल पॉलिसी कहलाती है। लेकिन अगर आप कोई आप ऑलरेडी आप कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं लेकिन गवर्नमेंट कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करती है जो आपके बिजनेस को एडवर्सली अफेक्ट कर सकती है, तो अनफेवरेबल पॉलिसी हो सकती है। दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं ना पॉलिसी को। तो भाई सरकार कोई नीति बना रही है, कोई नियम बना रही है, कोई कानून लेके आ रही है, कोई पॉलिसी बना रही है, तो वो आपके फेवर में हो सकता है या आपके अगेंस्ट हो सकता है। जैसे लेट सपोज के स्पर्श ने अभी डिसाइड किया कि ये ना बिटकॉइन की माइनिंग करेंगे फॉर एग्जांपल, आप लोग जानते ही होंगे बिटकॉइन। तो अभी गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट एक बिल पास करने वाली है पार्लियामेंट में जो बेसिकली बिटकॉइन के रिगार्डिंग कोई बिल आने वाला है। और ज़्यादातर लोगों की ये प्रिजम्पशन है, ज़्यादातर लोगों ने मार्केट में ये एक अपना प्रिजम्पशन बना लिया है कि कहीं ना कहीं इससे ना बिटकॉइन को नेगेटिवली अफेक्ट करेगा। ये जो पॉलिसी आने वाली है गवर्नमेंट की पॉलिसी से बिटकॉइन के ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, मान लेते हैं। तो अब ये जो पॉलिसी आ रही है इसको आप किस कैटेगरी में रखोगे? स्पर्श के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, बिटकॉइन की माइनिंग से रिलेटेड अगर हम बात करें तो किस किस कैटेगरी में रखेंगे? फेवरेबल पॉलिसी मानी जाएगी या अनफेवरेबल पॉलिसी, बताइए। गवर्नमेंट कह रही है सपोज बिटकॉइन की माइनिंग जो भी करेगा ना उस पर 40% का टैक्स लगाएंगे। जो भी ट्रांजैक्शन होगा बिटकॉइन में, जो भी प्रॉफिट जनरेट करोगे आप, उस पर हम 40% का टैक्स इम्पोज करेंगे। अभी तक नहीं लगता है टैक्स, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा करने वाली। तो आपको क्या लगता है कि इससे स्पर्श की ओवरऑल सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, यस और नो? यस सर, अनफेवरेबल कम हो जाएगी, अनफेवरेबल पॉलिसी। तो इसी तरीके से अलग अलग बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी को दो हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं। वी कैन कैटेगराइज इट एज फेवरेबल और द अनफेवरेबल पॉलिसी। समझ आई बात? अगर फेवरेबल पॉलिसी है तो उस पर्टिकुलर फर्म को उससे फायदा होता है, और अगर अनफेवरेबल पॉलिसी है तो उसको एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा। जैसे एक और एग्जांपल दूं, अभी रिसेंटली ग्रीन एनर्जी को लेके बहुत ज़्यादा बात होने लगी, और अब इंडिया में ना एक मार्केट भी स्टैब्लिश हो रही है, ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट, आपने सुना ही होगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में वो काम करना चाह रही हैं, क्योंकि उनको लगता है भाई आने वाले टाइम में मॉडर्न टाइम की रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ही है, क्योंकि बाकी गाड़ियाँ जो पेट्रोल से चलती हैं, डीजल से चलती हैं, किसी भी ऑयल का इस्तेमाल करके चलती हैं, वो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को पॉल्यूट कर रही हैं। तो आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का अच्छा स्कोप है। मान लीजिए स्पर्श ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और गवर्नमेंट अभी बजट लेके आई, गवर्नमेंट ने उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, बजट में एक पॉलिसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि हम ईवी मार्केट में, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की मार्केट को प्रमोट करने के लिए, मान लीजिए सरकार कह रही है कि हम 5,000 करोड़ खर्च करेंगे, 5,000 करोड़ हम खर्च करेंगे इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का जो ओवरऑल एनवायरनमेंट डेवलप करना है, हमें इकोसिस्टम डेवलप करना है, उसके ऊपर हम खर्चा करेंगे 5,000 करोड़। तो आप बताइए ये स्पर्श के लिए ये अच्छी खबर है, फेवरेबल न्यूज़ है या अनफेवरेबल है? गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है ये फेवरेबल लग रही है या अनफेवरेबल लग रही है आपको? फेवरेबल। फेवरेबल है। तो आप बताइए कि स्पर्श की ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल अगर ये प्रोड्यूस करना चाहते हैं तो उसकी सप्लाई पे क्या असर होगा? इसका सप्लाई के बढ़ने की संभावना है या सप्लाई के घटने की उम्मीद है? बताइए। पॉजिटिव। पॉजिटिव है। तो आपको समझ आ रहा होगा कि सप्लाई किस तरीके से अफेक्ट करती है किसी भी, गवर्नमेंट पॉलिसी किस तरीके से अफेक्ट करती है सप्लाई को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या फैक्टर हो सकता है सर? और होता है किसी फर्म के गोल्स या ऑब्जेक्टिव भी कह सकते हैं, गोल्स या ऑब्जेक्टिव, गोल ज्यादा एप्रोप्रिएट है। किसी फर्म का गोल क्या है या ऑब्जेक्टिव क्या है? सर गोल ऑब्जेक्टिव मतलब ऐसे ब्रॉडली कैटेगराइज कर लेते हैं ना भाई। एक फर्म का गोल हो सकता है कि हमें प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना है, प्रॉफिट ओरिएंटेशन है। देखिए प्रॉफिट तो सभी कमाना चाहते हैं ना, कोई भी फर्म, कोई भी प्राइवेट फर्म तो समाज सेवा के लिए नहीं है, सब प्रॉफिट ही सबका ऑब्जेक्टिव है। लेकिन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव किसी का मतलब प्रॉफिट तो होता ही ऑब्वियसली, लेकिन शुरुआत में ना किसी का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि हमें ना मार्केट एक्सपेंशन पे काम करना है, मार्केट एक्सपैंड करनी है। तो दो अप्रोच हो सकती है आपकी। प्रॉफिट तो है, इसमें भी प्रॉफिट है, लेकिन इसमें सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव है मुनाफा। मार्केट एक्सपेंशन की अगर आपकी ऑब्जेक्टिव है ना,
तो आप प्रॉफिट को कम कंसिडरेशन दे रहे हैं। और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की जब आप बात कर रहे हो तो प्रॉफिट पे ज्यादा कंसिडरेशन है, मार्केट एक्सपेंशन की टेंशन नहीं है आपको। आपको लगता है हम बहुत मार्केट एक्सपैंड हमने कर रखा है, हमें लोग जानते हैं, पहचानते हैं, हमारी मार्केट बहुत है, हमारे साथ ऑलरेडी कंज्यूमर्स बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो हमें मार्केट एक्सपेंशन पे काम नहीं करना, हमें तो मुनाफा कमाना है। लेकिन दूसरी स्ट्रैटेजी हो सकती है भाई कि हम ना पहले अपनी मार्केट एक्सपैंड कर लेते हैं, कंज्यूमर बेस अपना बना लेते हैं, उसके बाद हम प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो आप मेरे को बताओ, अगर एक कंपनी प्रॉफिट के लिए ही काम कर रही है, दूसरी कंपनी जो मार्केट एक्सपेंशन के लिए काम कर रही है, आप मेरे को बताइए कौन ज्यादा सप्लाई कर पाएगा, किसकी सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होगी? मतलब ऐसे हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे या मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कंपेयर करेंगे कि पिछली महीने किसने ज्यादा बेचा है, इस महीने कौन ज्यादा बेच रहा है, आगे अगले महीने कौन ज्यादा बेच पाएगा। इस हिसाब से आप मेरे को सोच के बता सकते हो कि किस फॉर्म की सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होगी। सर जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देगा, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे ध्यान देगा और जो मार्केट एक्सपेंशन पे ध्यान देगा उसकी सप्लाई कम होगी। चलिए यस अब मैं सर। आपको एग्जांपल देता हूँ। आप सब मेरा ख्याल है फेमिलियर होंगे टेलीकॉम मार्केट से। टेलीकॉम मार्केट में बहुत सारी कंपनीज हुआ करती थी पहले, कुछ टाइम पहले तक। अभी तो घट घटा के कुल मिला के देखा जाए तो एयरटेल और जियो ही है। वोडाफोन आइडिया भी तकरीबन ऐसे मतलब किसी तरीके से सरवाइव कर रहे हैं, उनकी भी हालत खस्ता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि लॉन्ग रन में देखेंगे तो एयरटेल और जियो ही बचेगा, बाकी कुछ पता नहीं है क्या होगा। तो आपने नोटिस किया हो अगर आज से मेरा ख्याल है जियो का आए हुए 3-4 साल तो हो ही गया ना। हाँ, तो जब जब जियो आया, जियो के आने से पहले कौन था मार्केट में? सिर्फ एयरटेल थी। और एयरटेल जो है वो क्या कर रहा था, अच्छा उसका अच्छा मार्केट बेस था, अच्छा कंज्यूमर बेस था उसका, और प्रीमियम पैसे प्रीमियम अमाउंट चार्ज करता था वो अपने कस्टमर से, है ना। उसका टैरिफ महंगा होता था कंपैरेटिवली पहले, और डेटा प्लान्स महंगे होते थे, कॉल चार्जेस में सब कुछ महंगा था, नेटवर्क अच्छा होता था एयरटेल का। और उनका ये था कि भाई हमें जो है ना प्रॉफिट, हमें प्राइस से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। एयरसेल के मुकाबले, वोडाफोन के मुकाबले, आइडिया के मुकाबले, सबके मुकाबले ज्यादा रेट था एयरटेल का। प्राइस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। कह रहा है इसका क्या मतलब, जो प्राइस से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे उसका मतलब समझ रहे हो आप? मतलब ये है कि वो प्रॉफिट से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। प्राइस से नहीं कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब प्रॉफिट से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। तो उनको पता है हमें प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा मार्केट बेस ऑलरेडी बना हुआ है। तो मार्केट में प्रॉफिट मैक्सिमाइज करने के लिए काम कर रहे थे प्राइमरीली। ठीक है, फिर आती है जियो। अब जियो जब है ना, जियो जब आई तो बताइए उसका कंसिडरेशन क्या था? क्या उन्होंने कहा कि भाई हम सबसे महंगा प्लान रखेंगे, या उन्होंने ऐसा कोई प्राइस कम कम करके अपने कार्ड्स बेचे मार्केट में? नहीं, उन्होंने तो फ्री ही बांटना शुरू कर दिया कि भाई आप हमारे सिम कार्ड खरीदो, हम कॉल भी देंगे आपको, डेटा भी देंगे, कोई चार्जेस ही नहीं देना, अब हम फ्री सिम कार्ड भी फ्री देंगे आपको। क्या कर रहा था जियो? क्या कर रहा था? वो मार्केट एक्सपेंशन पे काम कर रहा था, मार्केट एक्सपेंशन पे। तो आप 4 साल पीछे जाके सोचो जरा, हम 1 महीने का डेटा कंपेयर कर लें अगर, जियो जब आया तो जितने जियो ने सिम कार्ड बेचे होंगे 1 महीने में, आपको लगता है एयरटेल उतने प्लान्स बेच पाया होगा? बताइए, क्या एयरटेल ने ज्यादा प्लान्स बेचे होंगे उस दौरान, या जियो ने ज्यादा बेचे होंगे? जब जियो मार्केट में आ गया था सर किसने ज्यादा बेचे होंगे? जियो ने। जियो ने। क्यों पता है? क्योंकि जियो मार्केट एक्सपेंशन पे फोकस कर रहा था। वो कह रहा था भाई रेट मिले ना मिले, पैसे से मतलब ही नहीं है हमें, आप कस्टमर बन जाओ। तो जिस फॉर्म का ऑब्जेक्टिव होता है मार्केट एक्सपैंड करना ना, वो प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करता रहता है। कह रहा है कोई दिक्कत नहीं है, आप प्राइस 10 नहीं देना चाहते, 9.5 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। 9.5 नहीं देना चाहते, 9 दे दो, 8 दे दो, 7 दे। प्राइस तो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंडरी है। इंपॉर्टेंट क्या है? कस्टमर बन जाओ आप हमारे। कस्टमर बन जाओगे, कस्टमर बेस हमारा बन जाएगा, बाद में प्राइस देखेंगे हम, है ना। और यही वजह है कि आपने देखा होगा कई दफा जब कोई नई कंपनी बाजार में आती है, चाहे छोटा बिजनेस करने वाला कोई बिजनेसमैन ले लो कोई, या कोई बड़ा बिजनेस जिसने स्टार्ट किया हो, दोनों ही केस में आपने देखा होगा जब शुरुआत में कोई बिजनेस स्टार्ट होता है ना, तो वो सस्ते में चीजें मिल रही होती हैं आपको कंपैरेटिवली बाकी ब्रांड्स के मुकाबले। आप कहते हो यार बड़ा ही सस्ता बेच रहा है मार्केट में, तो इतने में चीज, और वो इनफैक्ट खुद चिल्ला चिल्ला के खुद ही प्रमोट कर करके बोलता है कि भाई हमारे वाला रेट मिल जाए ना आपको मार्केट में, तो हम आपके पैसे वापस दे देंगे। इस तरीके की बात करते हैं ना, इतने कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि आप ले जाना पैसे, हमारे रेट पे कोई दे नहीं सकता। क्यों? क्योंकि भाई वो प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज करके बैठे हैं, प्रॉफिट
इंपॉर्टेंट नहीं है उनके लिए उस टाइम पे। वो कह रहे हैं भाई मार्केट बन जाए ना, एक बार कस्टमर जुड़ जाए हमारे साथ, बाद में हम प्राइस के बारे में सोचेंगे। और वो फिर धीरे धीरे प्राइस बढ़ाते हैं और फिर बाद में कस्टमर कंप्लेंट भी करते हैं, यार पहले तो सस्ता था ये, अब देखो कस्टमर बन गए तो अब ये इन्होंने स्मार्टनेस दिखाई, ये पैसे ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। ऐसा तो देखा ही ना हमने रियल लाइफ में। तो आप देखो जो भी मार्केट फॉर्म, जो भी फॉर्म जो है मार्केट में मार्केट एक्सपेंशन के ऑब्जेक्टिव से ऑपरेट कर रही है ना, उसका देखिए उसकी सप्लाई कंपैरेटिवली ज्यादा होती है। अनलेस एंड अनटिल, अच्छा कई दफा ये होता है कि एक्सपेंशन या मार्केट कवर करने के चक्कर में सस्ता देने लगे और सस्ते में क्वालिटी खराब कर दी। तो क्वालिटी खराब कर दिया तो उसके बाद सप्लाई नहीं बढ़ेगी आपकी, वो अलग चीज है। तो जब से, जैसे अब देखो, अब जब जियो आया मार्केट में, सप्लाई उसकी ज्यादा थी और वो फ्री में ही दे रहा था सिम कार्ड, लेकिन क्वालिटी खराब नहीं दे रहा था, है ना। नेटवर्क कनेक्टिविटी सब कुछ अच्छा ही था। और ऑब्वियसली फर्स्ट डे अच्छा नहीं था, फर्स्ट मंथ अच्छा नहीं था, फर्स्ट क्वार्टर अच्छा नहीं था, लेकिन धीरे 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 उन्होंने अच्छा कर दिया। फ्री में A1 क्वालिटी की सर्विसेज देने लगे, क्योंकि शुरुआत में टावर्स नहीं थे ना उनके पास, धीरे धीरे टावर्स बढ़ाया, मार्केट में नेटवर्क कवरेज अच्छी हो गई उनकी, तो अल्टीमेटली सस्ते में भी वो अच्छी क्वालिटी रख रहे थे, इसलिए सप्लाई बढ़ गई। तो कहने का मतलब कि मार्केट में जो सप्लाई है ना फर्म की, वो उसके ऑब्जेक्टिव गोल्स पे भी डिपेंड करती है कि उनका ऑब्जेक्टिव क्या है। प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्टिव है, मार्केट एक्सपैंड करना ऑब्जेक्टिव है, एक्सपेंशन करना ऑब्जेक्टिव है, तो वो फिर ज्यादा सेल कर लेंगे, करेंगे ही करेंगे ज्यादा से। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 फैक्टर्स। इसके अलावा इसके अलावा कोई फैक्टर हो सकता है? चलिए पहले इतना ही कवर कर लेते हैं। देखिए फैक्टर्स में सबसे पहले प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मैंने बताया कमोडिटी का प्राइस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है और आमतौर पे प्राइस सप्लाई को पॉजिटिवली अफेक्ट करता है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, प्राइस ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्राइस कहना गलत होगा, इनफैक्ट हमें कहना चाहिए कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स, फैक्टर्स का मतलब जो भी चीज इस्तेमाल करके आप प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि इनपुट, इनपुट की वैल्यू को, इनपुट की कॉस्ट को हम कॉस्ट ऑफ फैक्टर कहते हैं। अब किसी सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप सोचो, सप्लायर के लिए फैक्टर्स क्या हैं। सप्लायर के लिए कोई भी चीज आप बना रहे हो तो आपके लिए फैक्टर्स क्या है? फैक्टर्स जैसे रॉ मटेरियल, है ना, फैक्टर्स है आपके लिए लेबर, कैपिटल, इलेक्ट्रिसिटी, करेक्ट, और कैपिटल, कैपिटल, ओके, कैपिटल, ये सारी चीजें इनपुट्स हैं या फैक्टर्स हैं, करेक्ट। अब भैया मान लीजिए आपके पास, आपको ये फैक्टर्स, आपकी टोटल कॉस्ट पड़ती थी 10,000 रुपये, किसी प्रोडक्ट को बनाने में 10,000 रुपये का फैक्टर आप यूज करते थे। तो आप सप्लाई मार्केट में पहले 1,000 यूनिट कर पाते थे, आपके पास इतना पैसा था कि 10,000 रुपये का कैपिटल अगर आप एक यूनिट पे खर्च कर रहे हैं ना, एक यूनिट की बात कर रहा हूँ मैं, एक यूनिट में आपको 10,000 रुपये खर्च करने पड़ते थे, और आपके पास, आप जो है 1,000 यूनिट बना पाते थे। मतलब आपके पास कितना बजट होगा, आपका टोटल फंड कितना होगा आपके पास, तो आप मल्टीप्लाई कर लो 10,000 इंटू 1,000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल बजट आपका ये है। तो एक यूनिट को बनाने में ये खर्चा होता था, तो हम 1,000 यूनिट बना पाते थे। ठीक है, तो अब मान लीजिए कि ये सारे फैक्टर्स ना, सारे फैक्टर्स की कॉस्ट बढ़ के 10,000 से 20,000 हो गई। जब कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई तो कम हो जाएगी ना, आप पहले की तुलना में सेम बजट में उतना थोड़ी प्रोड्यूस कर पाओगे। जहां आप 10,000 रुपये जब आपकी कॉस्ट थी, आप 1,000 यूनिट बेच पाते थे, जब 20,000 रुपये कॉस्ट हो जाएगी तो आप सप्लाई कम कर पाएंगे, आपकी सप्लाई भी आधी रह जाएगी, 500 यूनिट्स ओनली। समझ आई बात? तो कहने का मतलब कि कॉस्ट ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन भी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कॉस्ट अगर ज्यादा होगी तो सप्लाई कम होगी आपके लिए। अगर किसी चीज को बनाना महंगा है तो आप जाहिर है कम बना पाओगे ना, कम बना पाओगे तो कम बेच पाओगे, कम सप्लाई कर पाओगे। और अगर किसी चीज को बनाना सस्ता है तो क्या होगा, उसकी सप्लाई मार्केट में ज्यादा होगी, क्योंकि ज्यादा लोग अफोर्ड कर सकते हैं उसको, ज्यादा लोग बनाने की कैपेबिलिटी रखते हैं, तो ओवरऑल क्वांटिटी सप्लाई ज्यादा होगी।
है ना। अब जैसे बात करें पेन बनाना कितना सस्ता है, पेन में कितना ही फंड, कितना कैपिटल रिक्वायर्ड होगा, कम ही लगता है ना। 5 रुपए में पेन बन के तैयार होकर बाजार में बिक जाता है, तो बनाने की कॉस्ट आप समझ लो कितनी ही होती होगी इसकी। लेकिन मान लीजिए आप हवाई जहाज बनाना चाहते हैं तो उसमें कॉस्ट ज़्यादा लगेगी। इसीलिए आप देखो हवाई जहाज बनाने वाली कंपनियां कम है, पेन बनाने वाली कंपनियां बेतहाशा है मार्केट में। पेन बनाने वाली कंपनी ज़्यादा होने का मतलब जाहिर है मार्केट में सप्लाई भी ज़्यादा होगी, लाखों करोड़ों पेन बिकते होंगे, बनते होंगे। लेकिन हवाई जहाज थोड़ी इतने बनते हैं, क्योंकि उसमें पैसा ज़्यादा लगता है, उसकी फॉर्म्स भी कम, उसमें कंपनियां भी कम ही काम करती हैं, कम कंपनियां जो जहाज बनाती हैं। पेन बनाने वाली हजारों कंपनीज है, रीजन कॉस्ट कम है ना सर। तो कॉस्ट भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो सप्लाई को अफेक्ट करता है। कॉस्ट कम होगी, सप्लायर ज्यादा होंगे, तो मार्केट में सप्लाई ज्यादा होगी। कॉस्ट ज्यादा होते ही महंगा हो जाता है किसी चीज को बनाना, हमारे पास जो कैपिटल है वो कम पड़ता है क्वांटिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम कम सप्लाई कर पाते। समझ आई बात? आगे चलते हैं, अगर आपको समझ आ गया ये तो। यस सर, क्लियर है। स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी पे हमने बात कर ली कि टेक्नोलॉजी अगर आउटडेटेड है तो आमतौर पे प्रोडक्शन कम होता है, टेक्नोलॉजी अगर अपडेटेड है, लेटेस्ट है, मॉडर्न है, तो हम ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, ज़्यादा सप्लाई हो पाएगी। एक इंपॉर्टेंट फैक्टर और होता है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर फेवरेबल है तो आप ज़्यादा सप्लाई करेंगे, गवर्नमेंट की पॉलिसी अगर अनफेवरेबल है तो सप्लाई कम हो जाएगी। समझे बात? इसके अलावा गोल्स भी मैंने बता दिए, ऑब्जेक्टिव या गोल्स किस तरह के। अगर मार्केट में ज़्यादा कस्टमर्स अट्रैक्ट या मार्केट बेस बढ़ाना है आपको, एक्सपेंशन का ऑब्जेक्टिव है आपका, तो आप फोकस करते हैं कि ठीक है हम प्राइस पे कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं, कस्टमर्स ऐड करो बस। लेकिन अगर आपको लगता है नहीं मार्केट तो हमारी बनती रहेगी धीरे धीरे करके, मुनाफा कम नहीं होना चाहिए हमारा, प्रॉफिट प्राइमरी इंपॉर्टेंस आपने प्रॉफिट को दिया हुआ है, तो इन दैट केस आपका जो सप्लाई है कंपैरेटिवली उस फॉर्म की तुलना में कम होगा जिसका ऑब्जेक्टिव मार्केट एक्सपेंशन है। फिर एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है कि मार्केट में फॉर्म कितनी ऑपरेट कर रही है, ये भी सप्लाई को अफेक्ट करता है। मार्केट में कितनी फॉर्म्स मौजूद हैं। अगर किसी चीज को बेचने वाले, बनाने वाले ज्यादा हैं तो उसकी सप्लाई भी ज्यादा होगी। अगर किसी चीज को प्रोड्यूस करने वाली फर्म्स कम है, मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स कम है, तो उसकी सप्लाई भी कंपैरेटिवली कम होगी। करेक्ट? तो अगर नंबर ऑफ फर्म्स ज्यादा है तो सप्लाई ज्यादा, नंबर ऑफ फर्म्स कम है तो सप्लाई कम। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। प्लस आपकी एक्सपेक्टेशन भी सप्लाई को अफेक्ट करती है। एज अ सेलर आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो आने वाले टाइम में, आपको क्या लगता है प्राइस के बढ़ने की संभावना है, प्राइस के घटने की संभावना? अगर आपको लगता है कि प्राइस तो आगे आने वाले टाइम में, आपको लगता है कि प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा ही, आपको ऐसा लगता है प्राइस आने वाले टाइम में बढ़ेगा, तो उस केस में क्या होगा, सप्लाई ज्यादा होगी। अगर आपको लगता है कि आने वाले टाइम में सप्लाई, अगर आने वाले टाइम में आपको लगता है प्राइस कम होगा, गिरने वाला है, तो आप क्या करोगे, आज के रेट में सप्लाई कम करेंगे, सॉरी आज के रेट में प्राइस सप्लाई ज्यादा करोगे। समझ आ रही बात? एक्सपेक्टेशन आपकी ये है, जैसे मैं कह देता हूँ, आप मान लीजिए आप अनियन सेल करते हो, एग्जाम्पल आप प्याज बेचते हैं, प्याज बेचने का काम है आपका, और आपको लगता है भाई आने वाले टाइम में तो रेट बढ़ने वाला है, 20 रुपए वाली प्याज ना 40 रुपए पे, 50 रुपए पे, 60 रुपए पे बिकेगी, और आपके पास बहुत सारा स्टॉक है प्याज का। आप क्या चाहोगे, आप कहोगे यार थोड़ा रुक जाते हैं ना, अभी तो 20 रुपए चल रहा है रेट, जब ये 60 हो जाएगा ना तो बेचेंगे। और यही होता है प्याज के मार्केट में, क्या होता है, यही तो होता है कि सेलर्स क्या करते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में होल्ड कर लेते हैं, जमा कर लेते हैं माल, और जब रेट बढ़ता है तो उसके बाद बेच देते हैं। इसे कहते हैं होर्डिंग। और यहाँ पे क्या चीज़ काम करी है, सेलर की एक्सपेक्टेशन है कि रेट बढ़ेगा। जब रेट बढ़ने की आपकी आशंका है तो आप सप्लाई कम करते हैं मार्केट में, और अगर आपको लगता है कि रेट जो है कम होगा, कल को 20 रुपए वाली चीज़ 15 में हो जाएगी, तो भैया आज ही स्टॉक खाली करो, आज बेचो, आप सप्लाई ज़्यादा करोगे। ठीक है?
ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। अगर जहाँ पे आप रहते हैं, जहाँ से आप बेचते हैं, जहाँ आपकी फर्म है, वहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी है तो आप जाहिर है ज़्यादा सप्लाई कर पाओगे ना। आप किसी गांव देहात के इलाके में अपनी फैक्ट्री लगा ली जाके, तो आपको क्या लगता है आप ज़्यादा बेच पाएंगे? आंसर इज नो। ट्रांसपोर्ट का मसला है सर, वहाँ रॉ मटेरियल का इशू हो जाएगा, रॉ मटेरियल प्रोक्योर करने में आपको दिक्कत हो जाएगी, बहुत सारे चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ेंगे। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी। तो ये सब हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग सप्लाई में किया। तो उम्मीद है ये सब अवेलेबिलिटी आपको ऑफ मार्केट भी हो सकता है। क्या चीज़? अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट। अवेलेबिलिटी ऑफ मार्केट भी हो सकता है हाँ, कि भाई आप जहाँ आपकी फॉर्म है, जहाँ आप ऑपरेट करते हैं, वहाँ आसपास मार्केट है या नहीं है, और मार्केट है तो कितनी बड़ी है, उस पर भी डिपेंड करता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई किसान है, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो प्रोड्यूस करता है, वो सेल करना चाहता है, मार्केट ही आसपास अवेलेबल नहीं है ना, वो बेचना चाहता है, लेकिन उसकी मार्केटिंग तो सप्लाई कम होगी ना। लेकिन अगर मार्केट होगी तो बहुत सारे वो भी बेचेगा और बहुत सारे सेलर्स और भी बेच पाएंगे, तो ओवरऑल सप्लाई ज़्यादा होगी। समझ आया? तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है। बताइए कोई डाउट है, कुछ पूछना है आप लोगों को? सर क्लियर है। क्लियर है। तो बच्चे आज की क्लास में हम बात कर रहे थे सप्लाई की। सप्लाई क्या होता है, सप्लाई कितने तरह की है, सप्लाई सप्लाई शेड्यूल का क्या मतलब है, सप्लाई कर्व क्या है, और सप्लाई कौन कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होती है, इस पे हमने बात करी। तो होपफुली ये सब कुछ समझ आ गया होगा आपको। बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम इसके आगे लॉ ऑफ सप्लाई